आज का हमारा टॉपिक है बिल्कुल एक नया टॉपिक जिसका नाम है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल में यानी कि पॉलिटिक्स में हमारे महिलाओं का क्या रोल है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना जब पॉलिटिक्स वर्ड वो सुनते हैं ना तो उनके दिमाग में ना हमेशा पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव प्रचार यही सब आता है। नहीं, पॉलिटिकल का मतलब हमेशा ये चीज़ नहीं होता है। पॉलिटिकल का मतलब ये होता है कि आपके कंट्री में कितने ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि आपके कंट्री को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पुलिस स्टेशन, फॉर एग्जांपल आपका पार्लियामेंट हाउस, फॉर एग्जांपल आपका स्टेट असेंबली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं हिंदी में, जो कि हर एक स्टेट में अपना होता है, जहाँ पे हमारे एमएलए आके बैठते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपको डिपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं, इन सभी को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कह सकते हैं। आप बात समझ रहे हो? तो जब भी आपके सामने वर्ड पॉलिटिकल आए ना तो हमेशा इसका मतलब चुनाव प्रचार ये सब नहीं सोचना है, गवर्नमेंट नहीं सोचना है। हालांकि ये सब भी होता है लेकिन इसके अलावा भी कुछ होता है भाई, उसके बारे में भी सोचो थोड़ा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमारे महिलाओं का हमारे गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में किस प्रकार का रोल है, कम है, बेसी है, सुधार का जरूरत है या फिर अच्छा है और इम्प्रूव किया जाए, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। ठीक है, चलो। लिखा हुआ है इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर में खास करके औरतों का जो संख्या है वो कम है। लेजिस्लेचर मतलब कौन सा, ऐसे, अच्छा लेजिस्लेचर का मतलब ना हमने आपको बहुत बार बताया है। लेजिस्लेचर में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, नियम कानून बनाने का काम करते हैं। यदि नेशनल लेवल पे देखा जाए तो हमारे कौन, पार्लियामेंट में जो हमारे एमपी बैठे हुए हैं वो हमारे क्या है, लेजिस्लेचर है। ये हो गया हमारा नेशनल लेवल पे। और स्टेट लेवल पे बात करें तो हमारे एमएलए जो कि हमारे विधानसभा में बैठे हुए हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वो नियम कानून बना रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, दोनों। ठीक है, और थोड़ा सा यदि हम लोग लोकल गवर्नमेंट में चले तो लोकल गवर्नमेंट में जो आपका मुखिया होता है, सरपंच होता है, ये सब कौन है आपके, ये सब आपके लेजिस्लेचर हैं, वही आपके लिए नियम कानून बनाने का काम करते हैं। तो इसी मामले में हमारे जो हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं ना, इस मामले में हमारे औरतों का संख्या क्या है, बहुत ही कम है। आप स्टेट असेंबली में उठा के देख लीजिए, आप पार्लियामेंट में उठा के देख लीजिए, वहाँ पे औरतों का संख्या बहुत ही कम आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल इन 2009 द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा वाज 10% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ। सोचो, यानी कि ये बात हो रहा है 2009 का, 2009 का बात हो रहा है। हमारे लोकसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर में से, अच्छा हमारे लोकसभा में टोटल कितने सीट्स हैं बताइए, 545 सीट्स हैं, है ना। 545 में से 2 सीट्स तो ऑलरेडी क्या हैं, रिजर्व है। ठीक है, चुनाव कितने सीट्स पे होता है, 543 सीट्स पे चुनाव होता है हमारा, जिसपे कि हमारे एमपी चुनाव लड़ते हैं, है कि नहीं। तो उस समय पे 2009 में 545 ही कह लीजिए आप बेसिकली, क्योंकि 2 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, आप 545 कह सकते हैं। ठीक है, तो 2009 में 545 सीट्स में से, टोटल सीट्स में से मात्र 10% ही महिलाएं थी लोकसभा में। सोचो, मतलब ये हो गया कि 100% में से मात्र 10% महिलाएं थी, और जबकि महिलाएं हमारे भारत की क्या हैं, आधा पॉपुलेशन है। देखा जाए तो ऑन एन एवरेज यदि देखा जाए तो हमारे देश में महिलाएं आधा पॉपुलेशन है। यदि हमारे भारत में 140 करोड़ आबादी है आज, तो ऐसा माना जाता है ऑन एन एवरेज कि 70 करोड़ के 60-70 करोड़ जो है हमारे केवल महिलाएं हैं, गर्ल्स ये सब है ना। तो सोचो, पॉपुलेशन जब दोनों का लगभग बराबर के हिसाब से है तो लोकसभा में मेल और फीमेल का भी संख्या तो बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ये चीज़ क्या है, कम है। तो ये डाटा कब का है, 2009 का है। ठीक है, तो 2009 में ऐसा डाटा तैयार किया गया था कि हमारे लोकसभा में जो इलेक्टेड वुमेन मेंबर हैं, जो कि चुनाव जीत के आई हैं, इलेक्टेड हैं, जो कि वुमेन हैं, उनका परसेंटेज मात्र 10% था टोटल का, जो कि बहुत कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। इसके साथ ही साथ ये तो पार्लियामेंट का बात हो गया हमारा, है ना। लोकसभा क्या है, हमारा पार्लियामेंट्री हाउस है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे जो आपका हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं, है ना। और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग उसको, या तो स्टेट असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं हम लोग, है ना।
तो वहाँ पे औरतों का जो संख्या है यानी कि परसेंटेज जो है वो मात्र 5% है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए, हमारे बिहार का एग्जाम्पल ले लो। बिहार में टोटल एमएलए का कितना सीट्स है, यानी कि टोटल बिहार में कितना सीट्स है, 245 के आसपास है, लगभग 245 ही है ना। तो 245 में से मात्र 5% किसका संख्या है, उसमें औरतों का संख्या है इलेक्टेड एमएलए, वुमेन इलेक्टेड एमएलए। सोचो ये बहुत कम है। 100% में से मात्र 5% यानी कि 95% कौन है, फिर मेल है, जो कि बहुत दुर्भाग्य वाला बात है, सोचने वाली बात है ना। तो चाहे हमारा नेशनल लेवल का बात हो चाहे स्टेट लेवल का बात हो, दोनों जगह पर जो हमारे महिलाओं का परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, आगे इन दिस रेस्पेक्ट, और इसी के अनुसार हम लोग इसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया इज अमॉन्ग द बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशंस इन द वर्ल्ड, और इसी मामले में जो है हमारा इंडिया सबसे नीचे आता है। इस मामले में इंडिया के अलावा आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लीजिए, वहाँ के पार्लियामेंट में और वहाँ के स्टेट असेंबली में औरतों का संख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि औरतें भी वहाँ पे इलेक्ट होके आती हैं और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट अपना करती हैं। बात समझ रहे हो ये चीज़। लेकिन यही चीज़ जो है हमारा, यदि भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये भारत जो है हमारा दुनिया में सबसे नीचे इस मायने में है, यानी कि यहाँ पे स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में वुमेन का परसेंटेज बहुत ही कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंडिया इज बिहाइंड दिस सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। देखो हमारा जो भारत है ना, एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब कि अभी डेवलप कर ही रहा है। एक होता है डेवलप्ड कंट्री जो कि डेवलप कर चुका है ऑलरेडी, और एक होता है डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप अभी कर रहा है। तो हमारा भारत अभी कैसा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी डेवलप कर ही रहा है। तो हमारा कंट्री जो है अफ्रीका के कुछ कंट्री से भी पीछे है और लैटिन अमेरिका से भी हमारा कंट्री जो है आज पीछे है। किस मायने में, किस मायने में, लेजिस्लेचर के मायने में, यानी कि हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी में जो है महिलाओं का परसेंटेज बहुत ही कम है। इस मायने में हमारा देश सबसे पहले तो सबसे नीचे है ही, और कुछ डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन में भी हमारा देश पीछे है। ठीक है, आगे इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। यदि हम लोग बात करें किसी गवर्नमेंट का, फॉर एग्जांपल चलिए मान लीजिए बिहार का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बिहार का। बिहार में सपोज कीजिए कि यदि एक महिला चीफ मिनिस्टर बन गई, इसके बावजूद भी उस गवर्नमेंट में जितने भी हमारे इलेक्टेड एमएलए हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसका होगा, मेल का ही है। सोचो, यानी कि एक महिला क्या है, चीफ मिनिस्टर है, इसके बावजूद भी संख्या ज़्यादा किसका है, इलेक्टेड एमएलए के तौर पे किसका है, ज़्यादा संख्या मेल का है। इससे क्या होता है भाई, इससे ये होता है कि हमारे स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको डीमोटिवेशन मिलता है, वो डीमोटिवेट हो जाती है कि भाई हमारे राज्य की महिला जो है वो चीफ मिनिस्टर है और यहाँ के महिलाओं को प्रमोट ही नहीं किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा सोचने का टॉपिक हो जाता है, विचार करने का टॉपिक हो जाता है। तो वही यहाँ पे एक बात कहा गया था कि इन दी गवर्नमेंट, कैबिनेट मतलब वही सारे एमएलए का जो ग्रुप है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट, या फिर एमएलए ले लो स्टेट लेवल पे, या फिर नेशनल लेवल पे हमारा एमपी ले लो, ये सारे हम लोग क्या कहते हैं एक साथ, इसको कैबिनेट कहते हैं। तो कैबिनेट में जो है हमारा मेल का ही संख्या ज़्यादा होता है, चाहे उस कैबिनेट के मुख्यमंत्री एक महिला हो या फिर उस कैबिनेट के प्रधानमंत्री क्या हो, एक महिला हो। इसके बावजूद भी वहाँ पे पूरे गवर्नमेंट में जो है मेल का ही संख्या ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies। अच्छा, तो इस प्रकार के समस्याओं से हम लोग छुटकारा कैसे पा सकते हैं बताओ। जैसे समस्या कौन सा, समस्या वही कि लेजिस्लेटिव बॉडी में वुमेन का संख्या बहुत कम है। जैसे हम लोग नेशनल लेवल पे बात करें तो 2009 का डाटा कितना था, 10% केवल, है ना। उसके बाद फिर हम लोग स्टेट असेंबली का बात करें, स्टेट असेंबली में यानी कि सारे स्टेट को लेकर ऑन एन एवरेज यहाँ पे बात किया गया है 5% है मात्र, है ना। तो इस प्रकार के समस्या को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक तरीके से, क्या कर दो, इसको लीगली बाइंड कर दो। लीगली बाइंड करने का मतलब क्या कि एक प्रोविज़न लगा दो, एक नियम कानून लगा दो, एक नियम कानून लगा दो कि लेजिस्लेटिव बॉडी में वुमेन का जो परसेंटेज है वो इतना ही होना चाहिए, 20%, 40%, 50%, इतना ही होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पोजीशन पे कौन इस्टेब्लिश करेंगी,
महिलाएं स्टेब्लिश करेंगी हमारी, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। यानी कि जहाँ जहाँ जो है इलेक्टेड बॉडीज है मतलब कि वहाँ पे लोगों को चुना गया है लोगों के द्वारा, तो वहाँ पे जो है ये कंपलसरी कर दो कि ये सीट जो है वो महिलाओं के लिए ही है। तब जाकर कहीं ना कहीं हम लोगों को कंट्री में महिलाओं का कंडीशन सुधर सकता है, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव बॉडी में हमारा जो है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तब मिलेगा जब आप ये बिल्कुल लीगली अनाउंस कर देंगे कि इसमें जो है ना महिलाओं का संख्या इतना होना ही चाहिए, है ना। तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा ये कंडीशन सुधर सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर इतना के बाद अब आपको क्या लगता है कि जब ये कहा गया होगा तो क्या नहीं किया गया होगा? किया गया होगा, है ना। अब देखते हैं कि आखिर कहाँ पे किया गया भाई। 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। इतना कुछ कहने के बाद यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी को थोड़ा सा पावरफुल बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, 1/3 सीट जो है लोकल गवर्नमेंट में रिजर्व कर दिया गया। किसके लिए? वुमेन के लिए। 1/3 का मतलब, अच्छा बहुत सारे बच्चे ना 1/3, 4th, 5th, 9th, 10th इस प्रकार की चीज़ों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार के चीज़ों को कैसे समझा जाता है, जैसे यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। 1/3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 3 कोना में से एक कोना जो है वुमेन के लिए बना हुआ है, वही बात होता है। 3 हिस्से में से एक कोना वुमेन के लिए। अब मान लीजिए 7/8 लिखा हुआ है, मतलब 8 हिस्से में से 7 हिस्सा जो है वुमेन के लिए, है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आ रही है? तो लोकल गवर्नमेंट का यहाँ पे बात हो रहा है, याद रखिएगा। सेंट्रल का नहीं, स्टेट का भी नहीं, लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट में हमारे क्या आते हैं भाई? शहरों में म्यूनिसिपैलिटी और गाँवों में पंचायती राज जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो लोकल गवर्नमेंट में ये कंपलसरी कर दिया गया है, लीगली अनाउंस कर दिया गया है कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा जो है वो वुमेन के लिए होगा। मतलब कि यदि मान लीजिए 70 गो आदमी है जो कि चुनाव के लिए लड़ रहा है लोकल गवर्नमेंट में, तो 70 में से 25 जो है कौन लड़ेंगे? औरतें लड़ेंगी चुनाव। ये कंपलसरी कर दिया जाता है। इसलिए आप कहीं कहीं पे देखते भी होंगे वो खास जगह जो है वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया जाता है कि यहाँ से जो चुनाव वुमेन ही लड़ेंगी, कोई मेल नहीं लड़ सकता है कि नहीं। ये हमारे संविधान में प्रावधान है। तो ये लोकल गवर्नमेंट में ऐसा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। और नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी। सोचो आज का यदि हम लोग बात करें भारत के बारे में आज, तो आज जो है लगभग 10 लाख औरतें इलेक्टेड हैं, मतलब कि उनको लोगों ने वोट दिया है। बात समझ रहे हो? लोकल गवर्नमेंट का यहाँ पे बात हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट में आज हमारे पास 10 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि लोगों ने वोट देकर चुना है, और वो दोनों जगह पे, गाँव और शहरों में, दोनों जगह मिला के। ये बहुत बड़ी संख्या है। और हम एक बार फिर से कह दे रहे हैं कि 10 लाख पॉपुलेशन जो होता है ना, किसी कंट्री का पॉपुलेशन होता है, और यहाँ पे 10 लाख औरतों को चुना गया है। केवल औरतों को। सोचो मेल का यहाँ पे तो बात अलग है, यहाँ पे केवल औरतों को चुना गया है ताकि आप जो है मुखिया बनिए, सरपंच बनिए, है ना, मेयर बनिए। ये सारा चीज़ हमारा लोकल गवर्नमेंट पे होता है। बात समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविस्ट्स हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में तो 1/3 रिजर्व कर दिया गया औरतों के लिए। तो हमारे देश की जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वैसे संस्था जो कि वुमेन्स के राइट के लिए आवाज़ उठाती हैं, उनका कहना है। और एक्टिविस्ट मतलब महिलाओं का ऐसा ग्रुप जो कि किसी खास मुद्दे के लिए सरकार से डिमांड करती है ना। तो ये सारे लोग आपस में मिल के सरकार से यही डिमांड करती हैं कि जिस प्रकार से आपने लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट रिजर्व कर दिया किसके लिए? वुमेन के लिए। किस में क्या गया? लोकल गवर्नमेंट में किया गया। उसी प्रकार से आप 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व कर दीजिए? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी रिजर्व कर दीजिए, है कि नहीं। ये इनका डिमांड है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि हमारे कंट्री के जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो एक्टिविस्ट हैं, उन सारे लोगों का ये डिमांड है कि जिस प्रकार से अपने लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया है, उसी प्रकार से हमारे लोकसभा और स्टेट असेंबली में भी क्या कर दीजिए? 1/3 सीट जो है रिजर्व कर दीजिए। ये डिमांड है उनका आज भी, है ना, जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अ बिल विद दिस प्रपोजल हैज़ बीन पेंडिंग
इन द पार्लियामेंट फॉर मोर देन मोर देन अ डिकेड, मतलब कि दशकों से, दशकों मतलब 10 साल, है ना, दशकों से हमारे पार्लियामेंट में ये बिल पेंडिंग में अभी तक है, अभी तक वहाँ पे अटका हुआ है कि इसके ऊपर कुछ किया जाए, है ना। यानी कि वहाँ पे एक बिल है, एक बिल है जिसमें ये कहा गया है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली में भी वुमेन्स को 1/3 सीट रिजर्व कर दिया जाए। इस बात को लेकर जो हमारा प्रपोजल है वो आज तक पास नहीं हो पाया है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत हम लोग कह सकते हैं कि सुधार की ज़रूरत है कि नहीं। देखो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपने लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट रिजर्व कर दिया गया औरतों के लिए, तो यदि लोकसभा में भी कर दिया जाए, स्टेट असेंबली में भी कर दिया जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, वुमेन को बढ़ावा मिलेगा, वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ा सा हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा करने की हम लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है, हमारे गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला वाला टॉपिक था वो आपका सबसे पहला वाला ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए याद कीजिए, सबसे पहला टॉपिक आपका क्या था याद है? सबसे पहला टॉपिक जल्दी याद कीजिए, सबसे पहला टॉपिक आपका था जेंडर एंड पॉलिटिक्स, मेन हेडिंग। उसके अंदर हम लोगों को दो छोटा छोटा टॉपिक पढ़ना था, पहला पब्लिक प्राइवेट डिवीजन और दूसरा वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, जो कि हमने यहाँ पे आज वाले क्लास में ख़त्म कर लिया है। उसके बाद आपके चैप्टर का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि अगले वाले क्लास से, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।